नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 1937 में एक फिल्म आई थी, नाम था प्रेसिडेंट। उसका एक गीत है, गीतकार थे किरदार शर्मा। उस फिल्म के हीरो थे के.एल. सहगल साहब, मशहूर गायक थे, तो गीत भी जो था उन्होंने ही गाया। उस गीत के बोल थे, एक बंगला बने न्यारा, रहे जिसमें कुनबा सारा, सोने का बंगला चांदी का जंगला, विश्वकर्मा के द्वारा अति सुंदर प्यारा प्यारा। तो अब ये बात 1937 की है और बात बंगला बनाने की है। लेकिन अब थोड़ा आज़ादी के बाद आ जाए। आज़ादी के बाद अंग्रेज़ जो बना कर गए लुटियंस जोन, नई दिल्ली में जो लुटियंस जोन बना है, उसमें बंगले जो बने हैं वो ऐसा है जो जितने भी राजनेता नौकरशाह हैं उनका सपना है। कई लोगों को नौकरी, पार्टी और विचारधारा से ज़्यादा प्रिय ये बंगले होते हैं। तो एक बंगला बने न्यारा से ये गीत बदल कर राजनेताओं के लिए हो गया है, एक बंगला मिले न्यारा। और विश्वकर्मा तो जो है देने वाले नहीं, वो तो बनाने वाले हैं। तो देने वाला कौन? सरकार। सरकार में आपका रसूख है, सरकार में आपकी पहचान है, सरकार आपको देना चाहती है तो जिसको चाहे उसको दे सकती थी। 47 से सैकड़ों लोग ऐसे रहे जो कायदे से उसके पात्र नहीं थे, लेकिन चूंकि सत्ता में बैठे लोगों के करीब थे या उन पर प्रभाव डाल सकते थे, इसलिए उनको बंगला मिल गया और दशकों तक रहते रहे, कोई पूछने वाला नहीं था। हालांकि 1971 में एक कानून बना कि ऐसे अनधिकृत लोगों से बंगला कैसे खाली कराया जाए, लेकिन वो भी मामला ऐसा था कि जिसमें नोटिस जाता था, कार्रवाई होती नहीं थी ज़्यादा। सन 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब एक नियम बनाया गया अलॉटमेंट का कि किन लोगों को अलॉट किया जा सकता है। तो उसमें पहली बात ये कही गई कि निजी लोगों को ये बंगले नहीं अलॉट हो सकते। तो बड़ी संख्या में एकदम से लोग कट गए। उसके बाद ये कहा गया कि जिन लोगों को, निजी लोगों को, उन्हीं को मिल सकता है जिनकी सुरक्षा को खतरा हो। सुरक्षा को खतरा है, अगर थ्रेट परसेप्शन है तो आपको बंगला मिल सकता है। और उसमें भी कैटेगरी तय कर दी गई और थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से तय कर दिया गया। और इसी कारण से बहुत से लोगों को, और होने क्या लगा कि बहुत से नेता ऐसे, एक दो तो मेरी जानकारी में, निजी जानकारी में है, जो दूर दराज से जो चिट्ठी भिजवाते थे धमकी की, जान से मार देंगे, कत्ल कर देंगे, खून कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, और वो चिट्ठियों का पुलिंदा लेकर जो है नेताजी जाते थे गृह मंत्रालय में और कहते थे कि मेरी सुरक्षा को खतरा है, तो एक तो सुरक्षा प्रदान कीजिए, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं तो अब हमको सरकारी आवास भी मुहैया कराइए वहाँ रहने के लिए। और मिल जाता था, अगर आपकी सरकार से ठीक ठाक है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी। और जो लोग, जिनका सरकार से ठीक था संबंध था, वही लोग ऐसा करते थे। एक तो मैं जानता हूँ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, सत्ता से हटने के बाद बंगला खाली हो गया तो बंगले को रिटेन करने के लिए ये हथकंडा उन्होंने अपनाया। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत थी। फिर बंगला खाली करने का ही अगर की ही नौबत आ जाए तो ऐसे नेता पुत्र थे तमाम जिन्होंने अपने पिता के नाम से उसको ट्रस्ट बना दिया, ट्रस्ट का दफ्तर बना दिया और जो है उसका बंगले का यूज़ चेंज करवा लिया। ऐसे भी लोग हुए। इसी कोशिश में जो है कोई नाकाम रहा, कई लोग नाकाम रहे, जैसे अजीत सिंह नाकाम रहे। जब उनसे 12 तुगलक रोड खाली करने को कहा गया तो उन्होंने चौधरी चरण सिंह के नाम से उसको ट्रस्ट में बदलवाने की कोशिश की, हो नहीं पाया। इसी तरह से सबसे ताज़ा मामला है चिराग पासवान का। रामविलास पासवान को 1990 में मिला था जनपथ का बंगला, 12 जनपथ का, जो उनके देहांत के बाद कायदे से खाली हो जाना चाहिए था। लेकिन चिराग पासवान चाहते थे कि ये बंगला उनको अलॉट हो जाए। लोकसभा के सदस्य हैं, उनको मिल नहीं सकता था। काफ़ी हिला हवाली की उन्होंने, आखिर में नोटिस दिया गया, उन्होंने कहा खाली करेंगे, खाली नहीं किया, एक दिन सामान निकाल दिया गया। इस तरह से कई और लोगों के साथ हुआ। इस सूची में ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग हैं जो सरकार में शामिल नहीं हैं। इस सूची में ऐसे भी लोग हैं जो अभी कुछ समय पहले तक मंत्री रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण है पूर्व केंद्रीय मंत्री
रमेश पोखरियाल निशंक, जो बंगला खाली करने को तैयार ही नहीं थे। केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को बंगले अलॉट हो चुके हैं, उनको रहने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर अनधिकृत कब्जा है, जिनको नहीं होना चाहिए वो वहाँ पर मौजूद है। और इसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं सरकार पर दबाव डालकर। और उत्तराखंड का चुनाव था, इसलिए जो है केंद्र सरकार कुछ समय तक चुप रही। उसके बाद उनको जो है नोटिस दिया गया, खाली कीजिए, नहीं सामान निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। तब उन्होंने खाली किया। ये बंगला अलॉट हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। इसी तरह से जो रामविलास पासवान का, जिस पर चिराग पासवान कब्जा करके बैठे थे, वो बंगला अलॉट हुआ था अश्विनी वैष्णव को, जो रेल और संचार मंत्री हैं। और एक दूसरा मतलब और भी एक तरीका है, और वो है अदालत का। सबको पता है कि अदालत में मामला जो है डेट पर डेट लगती है, तारीख पर तारीख लगती है, और इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत से लोगों ने किया। उसमें सबसे ताज़ा उदाहरण है शरद यादव का, जिनकी राज्यसभा से जिनको अयोग्य घोषित कर दिया गया, उनको निकाल दिया था उनकी पार्टी ने एंटी पार्टी एक्टिविटी में। उसके बाद उनकी सदस्यता को अयोग्य घोषित कर दिया गया, उसका वो मुकदमा भी लड़ रहे हैं। उसके अलावा अदालत में चले गए कि मकान खाली करने के खिलाफ, कि हमको इतना समय दिया जाए, इतना समय दिया जाए। आखिर में दिल्ली हाई कोर्ट ने तमाम तारीखों के बाद तय किया कि 30 मार्च को खाली कर दें। 15 दिन का समय दिया गया था। उसके खिलाफ 28 मार्च को वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट को देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसकी राजनीति में नहीं पड़ना चाहते। भाई, आप सुनवाई करने के लिए तैयार हो गए, इसी से आपने अपने आप को राजनीति में शामिल कर लिया। ये मैं कोई निजी आक्षेप के रूप में नहीं कह रहा हूँ। जब हाई कोर्ट का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है, उनकी जो है एलिजिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, तो उनको एक दिन भी क्यों रहना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा सरकार से कि केवल मानवीयता के आधार पर आप बताइए कि कितना समय दे सकते हैं, क्योंकि वो कई बीमारियां हैं, उनका इलाज हो रहा है। इस देश में करोड़ों लोग हैं जिनको बीमारी है, इलाज हो रहा है। क्या सरकारी बंगले में रहकर ही इलाज हो सकता है? अगर शरद यादव सरकारी बंगला छोड़ देंगे तो उनका इलाज बंद हो जाएगा। इस सुनवाई के बाद आखिर में 2 महीने की और मोहलत दी सुप्रीम कोर्ट ने। 31 मई को उनको बंगला खाली करना है। तो अब 31 मई के बाद उनका इलाज कैसे होगा? मतलब किस तरह के तर्क जो है, अब आप देखिए, दिए जाते हैं, नेता देते हैं, नौकरशाह देते हैं, तो समझ में आता है। जिनको बंगले में रहना है वो देते हैं, तो समझ में आता है। अदालतें इस तरह का तर्क दें, मानवीयता के आधार पर उनको सरकारी बंगला जिसके लिए वो अधिकृत नहीं है, वो क्यों मिलना चाहिए? भाई, इलाज की बात हो, इलाज की सुविधा की बात हो, कही जाए तो बात समझ में आती है कि भाई बीमारी है ऐसी, ये वो खर्चा नहीं उठा सकते। या क्या शरद यादव के पास रहने की कोई जगह नहीं है? क्या अदालत ने ये पता करने की कोशिश की या शरद यादव के वकील से पूछा कि उनके पास दिल्ली एनसीआर में रहने की जगह है कि नहीं? जितने नेता ऐसे काबिज हैं अनधिकृत रूप से, इल्लीगल तरीके से, उन सब के अपने फ्लैट, बंगला और ज़मीन, फार्म हाउस तमाम लोगों के हैं। इसके बावजूद वहाँ बने रहें उस बंगले में, सरकारी बंगले में, क्योंकि 1500 से अलग अलग कैटेगरी है, टाइप है, 6, 7, 8 कैटेगरीज हैं। उसमें 1500 से 3500, 1500 से 3500 ये मैक्सिमम किराया है बंगले का। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कौन छोड़ना चाहेगा और क्यों छोड़ना चाहेगा। सुरक्षा के नाम पर ही प्रियंका वाड्रा को मिला जो है, लोधी स्टेट में उनको बंगला मिला, और 2700 स्क्वायर मीटर से बड़ा बंगला उनको जब दिया गया, तो चूँकि वो कोई पॉलिटिशियन नहीं थी, सरकारी नौकर नहीं थी, निजी व्यक्ति थी, तो इसलिए जो है उनको किराया उस थोड़ा ज़्यादा होता, 37,000 रुपये महीने पर दिया गया, 37,000 पर मंथ। जो 10% बढ़ने का नियम है उसके हिसाब से हो गया वो 53,000। उन्होंने उस समय वाजपेयी जी की सरकार थी केंद्र में, और उन्होंने एक वहाँ अर्जी दी कि मुझे ये जो सरकारी आवास मिला है ये सुरक्षा की वजह से मिला है, एसपीजी प्रोटेक्टी हूँ मैं, इसलिए मिला है, मैं इतने बड़े बंगले का खर्च नहीं उठा सकती।
मैं इतना किराया नहीं दे सकती। देखिए 53,000 सिर्फ दिल्ली में ऐसे बंगले का। और प्रियंका वाड्रा की आर्थिक हैसियत मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और वाजपेयी सरकार ने सदाशयता दिखाते हुए, सहृदयता दिखाते हुए, एक गरीब महिला का ध्यान रखते हुए किराए को घटाकर कहा कि हाँ ये इतना तो नहीं दे सकती। ये बात तो सही है। और इसमें गलती, मतलब ये कहा नहीं शब्द मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ कि गलती सरकार की है कि उसने सुरक्षा कारणों से, सिक्योरिटी रीज़न से जो है इतना बड़ा बंगला दिया है। तो किराया कम किया जाना चाहिए। कितना हुआ किराया? 8,888 पर मंथ ये किराया था। 600 से ज़्यादा लोग 2020 तक काबिज थे गैर कानूनी तरीके से इन बंगलों में। मोदी सरकार 2019 में नया कानून लेकर आई ये बंगले खाली कराने का। और 2019 में ही केंद्र सरकार ने प्रियंका वाड्रा से एसपीजी सुरक्षा, बल्कि पूरे गांधी परिवार से एसपीजी की सुरक्षा हटा ली। तो वो बहाना ख़त्म हो गया। उनको बंगला खाली करना था। उसको पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश हुई। देखिए किस तरह से गरीब को सताया जा रहा है, सत्ता में जो नहीं है उसको किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सब मुद्दा बनाने की कोशिश हुई, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। उनको बंगला खाली करना पड़ा। अब वो गुड़गांव में रहती हैं। और वो गुड़गांव में किसी फ्लैट में तो जाहिर है कि नहीं रहती है, लेकिन वो उनका घर है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, वो उनकी बात है। लेकिन इतने साल तक सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किस तरह से करने दिया गया, ये पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ऐसे मामले हुए हैं। एक किस्सा बताऊंगा आपको, शायद यकीन नहीं होगा। एक मंत्री हुआ करते थे इंदिरा गांधी की कैबिनेट में, राजा दिनेश सिंह, काला कांकर के राजा थे, प्रतापगढ़ के, वहाँ की जो रियासत है। और कहा जाता था उनके बारे में कि वो इंदिरा गांधी की किचन कैबिनेट के सदस्य थे, मतलब सबसे करीबी लोगों में थे। 1977 में चुनाव हार गए। 1977 में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जनता पार्टी जीत गई थी। कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं जीता था। हार गए। अब बंगला खाली करना था। तो बंगला खाली न करना पड़े इसके लिए वो कोशिश करते रहे जनता पार्टी की सरकार में। आखिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, पार्टी बदल ली और बंगला बचा लिया। अब आप देखिए इस तरह का काम जो है वो केवल नेता कर सकते हैं। और इसमें नौकरशाह भी पीछे नहीं है, और इसमें माननीय न्यायाधीश लोग भी पीछे नहीं हैं। ये जो पोस्ट रिटायरमेंट नौकरी की, ये जो कहीं प्लेसमेंट हो जाए, कहीं कोई ट्राइब्यूनल मिल जाए, इस तरह का कुछ मिल जाए, उस सब के पीछे सोच यही होती है कि किसी तरह से लुटियंस जोन में बंगला मिल जाए, रहने को मिल जाए। और ये बंगले की जो चाहत है उसने बड़ा नुकसान किया है देश का भी। और इसमें हाँ ये बताना ज़रूरी है, इसमें पत्रकार भी पीछे नहीं रहे। एक लंबे समय तक पत्रकार भी एंटाइटल्ड थे इन बंगलों के लिए, तो नहीं, फ्लैट्स के लिए। कुछ लोग बंगलों में भी रहे, जो संपादक थे वो, उनको बंगले भी अलाउट हुए। और ऐसे लोग, उनमें से लगभग सबके पास दिल्ली या एनसीआर में अपना निजी मकान था, घर था। फिर भी इसकी मुहिम चलाई एक फोटोग्राफर विजेंद्र त्यागी ने। अकेले उस व्यक्ति ने जो है मुहिम चलाई। कोर्ट गए और कोर्ट से फिर आखिर लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आदेश पारित करवाया कि एनसीआर में जिसके पास मकान है उसको मकान अलॉट नहीं होगा, पत्रकारों के लिए भी। और ये भी हुआ कि एक व्यक्ति को लगातार 3 साल से ज़्यादा अलॉट नहीं होगा। उसका भी तोड़ लोगों ने निकाल लिया है, लेकिन वो अलग बात है। और पर वो जो परंपरा चली आ रही थी कि एक बार अलॉट हो गया तो फिर जो है वो आजीवन उसमें रहते थे। उसके बाद उनके परिवार के लोग भी दावा करने लगते थे, अच्छा हमको जो है आप वही मानवीयता के आधार पर कुछ समय तक और रहने दें, कुछ समय तक और रहने दें। ये एक्सटेंशन मिलता रहता था। और इतना सस्ता होने के बावजूद आप हालत देखिए कि अभी आरटीआई से इस बात का खुलासा हुआ है, केंद्र सरकार ने नोटिस भेजा है। कांग्रेस पार्टी को 3 संपत्तियां अलॉट हैं। एक 10 जनपद जिसमें सोनिया गांधी रहती हैं, कायदे से वो उसके लिए एंटाइटल्ड नहीं है। जितना बड़ा मकान है उसके लिए वो एंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन वो रह रही हैं। उसका भी किराया बाकी है, उसका भी किराया नहीं दिया गया है।
अब इधर 2-4-10 दिन में दे दिया गया हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसका भी किराया नहीं दिया गया। उसके अलावा राष्ट्रीय पार्टी या पार्टियों के पदाधिकारियों के लिए भी बंगले जो है या फ्लैट टाइप 6 टाइप 7 के अलॉट होते हैं। एक ऐसा जो है ऐसी संपत्ति कांग्रेस के नाम थी जिसमें सोनिया गांधी के निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज रहते थे। हालांकि कई साल पहले वो छोड़ गए, अब कांग्रेस के एक नेता रहते हैं। उसका भी किराया कई साल से नहीं दिया गया है, तो कुल मिला के लगभग 3 करोड़ का बकाया है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना सस्ता मिलने पर भी इतने पैसे वाले लोग, जिनको न पैसे की कमी है, न साधन की कमी है, न और किसी चीज़ की कमी है, लेकिन सरकारी संपत्ति है तो वो सब मुफ्त में मिलना चाहिए। ये जो मुफ्त का कल्चर है, मुफ्त की सोच है, ये इसके मूल में है कि सरकार का है तो सरकार, भाई आप सरकार में हैं, आपका क्या जा रहा है, अलॉट कर दीजिए, हमको रहने दीजिए, आपका क्या उसमें नुकसान हो रहा है, आपके घर से तो पैसा नहीं लग रहा है। ये पैसा पब्लिक का है, पब्लिक की गाढ़ी कमाई का है, उसके टैक्स का पैसा है। उस पर ऐसे लोग जो उसके लिए अधिकृत ना हो, जिनको कानूनी अधिकार न हो, उनको एक पल भी क्यों रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर स्थिति है कि आप देखिए लड़ाई किस किस स्तर पर कहाँ कहाँ इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को लड़ना पड़ रही है। ये सिस्टम किस तरह से इसने जकड़ रखा था चीज़ों को, उसको तोड़ने में कोई आसान काम नहीं है। आप कानून लाइए तो उसका विरोध होगा, कानून लागू करिए तो फिर अदालत में जाएंगे, अदालत 10 तरह के सवाल पूछेगी, पूछना भी चाहिए। लेकिन जब इतने साल तक दुरुपयोग होता रहा तब किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया, क्योंकि सब उसमें हिस्सेदार थे। इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो लूट की छूट थी वो ख़त्म हो रही है तो बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। ये मोदी का विरोध, मोदी से नफ़रत, उसमें ये सब कारण भी हैं कि जो आसानी से मिल रहा था, जिसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता था, केवल सरकार का गुणगान करना पड़ता था, सरकार के साथ खड़े होना पड़ता था और उनके विरोधियों के खिलाफ खड़े होना पड़ता था, उसके बदले में ये सब मिलता था, वो सब चला जा रहा है और आगे भविष्य में मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है। इसलिए और ज़्यादा कष्ट है। तो ये कष्ट बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला। तो इस अंक पे इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।